चलिए भैया, स्वागत है आप सबका। सभी मास्टर मास्टरनियों का, अध्यापक अध्यापिकाओं का, गुरुजी और मास्टरनियों सबका स्वागत है आज की इस क्लास में, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी धरती में जो प्लेटें पाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भैया, अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। लास्ट क्लास का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, पूछ लीजिएगा। लास्ट क्लास का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, पूछ लीजिए। लास्ट पुरानी क्लास का कोई डाउट है? बिग बैंग थ्योरी मत पूछना, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी क्या है, और उसके बाद है अक्षांश और देशांतर क्या है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। जो पढ़ा दिया वो मत पूछना, जो नहीं पढ़ा है वो पूछ लीजिएगा, मतलब जो आपको समझ में ना आया हो। किसी प्रकार का कोई संदेह पूछ लीजिएगा। जो सबसे कमजोर हैं वो जरूर पूछ लें। एक आधे हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो लोग पूछ लीजिएगा। भैया सब लोगों का ढेर ढेर सारा गुड इवनिंग। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछिएगा, फटाफट फटाफट। अगर किसी का है, नहीं है, तो हम अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं। और इररिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछने लगिएगा, ठीक है? कि अमेरिका का मैप पढ़ाइए, अमेरिका के मैप कहाँ है, तो मुझे अमेरिका के बारे में नहीं पता। जो पढ़ा रहा हूँ वही बताऊंगा, आगे का तो बताऊंगा नहीं। पीछे का जो पढ़ाया वो अगर नहीं आ रहा तो वो पूछ लीजिए। हो गया, चलो टाइम खत्म। हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉक के बारे में, चट्टान के बारे में। चट्टान, रॉक किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चट्टान का मतलब क्या होता है? पृथ्वी की जो परत है, भू परिपटी ऊपर की, जिसे हम लिथोस्फीयर या स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्थल मंडल या भूपृष्ठ या भूपरिपटी या लिथोस्फीयर या क्रस्ट बोलते हैं, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे बाहरी परत है। जो सबसे बाहरी जो आवरण होता है, उसमें बहुत प्रकार के क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। कई टाइप के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग नामों के खनिज पाए जाते हैं। इन्हीं खनिजों के योग को, समुच्चय को, मिक्सचर को, इनके स्थान को हम क्या बोलते हैं? इनके स्थान को हम बोलते हैं सेल या रॉक। खनिजों के मिश्रण से धरती की ऊपरी सतह पर जो एक मोटी परत पाई जाती है, हम उसे रॉक के नाम से जानते हैं। दरअसल इन रॉक्स का निर्माण कैसे हुआ, ये भी एक अगला क्वेश्चन है। कि अगर ये रॉक हैं, चट्टाने हैं, इनमें खनिज पाए जाते हैं। खनिज का मतलब सोना, तांबा, लोहा, चांदी, अभ्रक, ग्रेनाइट, बजरी, स्टेराइड,
कुछ भी मतलब जो पृथ्वी के ऊपरी परत में पाए जाते हैं, मिट्टी भी उसका एक हिस्सा हो सकता है। इन सभी के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इन सभी के मिक्सचर को हम बोलते हैं, इन सभी के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं भैया? सेल बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर का मतलब होता है, दरअसल स्थेनो में स्थेन शब्द का मतलब होता है दुर्बल। हमारी धरती में जब हम अंदर की तरफ जाएं तो 100 किलोमीटर के बाद से या 200 किलोमीटर के बाद से, कई जगह पर 100, कई जगह पर 200 किलोमीटर के बाद से 350 किलोमीटर की गहराई तक एक ऐसी लेयर है, एक ऐसी परत है। उस परत में सभी जो चट्टानें हैं वो अर्ध पिघली अवस्था में होती हैं। उस लेयर को, उस परत को हम स्थेनोस्फेयर या दुर्बल मंडल कहते हैं। यही दुर्बल मंडल जहां पर सभी प्रकार की जो चट्टानें हैं अर्ध पिघली अवस्था में हैं और ये मैग्मा बन जाती है। जब चट्टानें अर्ध पिघली अवस्था में होती हैं तो वह मैग्मा बन जाती हैं। स्थेनोस्फेयर का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी में 100 किलोमीटर नीचे गहराई पर अंदर जाने पर और 300 350 किलोमीटर तक, कई जगहों पर अलग अलग हो सकता है, वहां पर जो चट्टानें हैं, जो रॉक्स हैं, वो सेमी सॉलिड हैं, प्लाज्मा की स्थिति में है। यहीं से हमारा मैग्मा का निर्माण, या उसे मैग्मा का घर भी कहा जाता है। स्थेनोस्फेयर को हिंदी में दुर्बल मंडल कहते हैं। और स्थेनोस्फेयर अगर हम रासायन रूप में देखें तो पृथ्वी के मेंटल का या प्रवार का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? प्रवार का हिस्सा होता है। पृथ्वी के 3 जो रासायनिक परतों में, एक क्रस्ट, एक मेंटल और एक कोर, तो कोर में ही मेंटल के सबसे ऊपरी हिस्से में देखने को मिलता है। खैर, हम बात क्या कर रहे थे? खनिज की। तो खनिज हमारे बनते कैसे हैं? तो अलग अलग चीजों के मिश्रण से अलग अलग प्रकार के खनिज बनते हैं। कई प्रकार के खनिज होते हैं। धात्विक खनिज हो सकते हैं या अधात्विक खनिज हो सकते हैं। धात्विक खनिज को हम मोटा मोटा ऐसे माने जिसमें बिजली का करंट चला जाए उसे धात्विक, और अधात्विक जिसमें बिजली का करंट थोड़ा सा नहीं जा पाता, या वो जो है इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाह बहुत धीमे होता है। जैसे लोहा है, ये धात्विक होता है, एक जगह गर्म करोगे तो पूरा धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। लकड़ी जहां गर्म हो रही है वहीं गर्म होगी, बाकी जगहों पर लकड़ी आगे गर्म नहीं होगी, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं करते हैं। तो 2 तरह के खनिज होते हैं, एक धात्विक होते हैं और एक अधात्विक या गैर धात्विक, एक मेटेलिक और एक नॉन मेटेलिक होते हैं। हमारा सोना चांदी भी खनिजों का ही एक रूप है, जो कि मेटेलिक में आते हैं, धात्विक में आते हैं। और अधातु में जैसे बजरी, मिट्टी, चीका, चूना पत्थर, खड़िया, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, ये सभी प्रकार की जो चीजें हैं ये आपकी किस में आती हैं? अधात्विक में आती हैं। इन सब को मिलाकर रॉक्स बनती हैं, चट्टानें बनती हैं। तो ओवरऑल चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? तो ओवरऑल हमारी धरती में जो चट्टानों का निर्माण हुआ, पृथ्वी पहले तो आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के पश्चात आज भी इसके अंदर बहुत सारा दबाव की वजह से तापमान बहुत ज्यादा है। और जो दुर्बल मंडल का जो क्षेत्र होता है जिसे हम स्थेनोस्फेयर बोलते हैं, स्थेनोस्फेयर का मैग्मा किसी वजह से अगर धरती की सतह पर आ जाए और आने के बाद वो ठंडा हो जाए, तो उससे जो चट्टान बनती है, उस रॉक को, उस चट्टान को हम आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। जो चट्टानें होती हैं, जो हमारी रॉक्स होती हैं, उनको हम मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है आग्नेय सेल, इग्निशियस रॉक। एक उसके अलावा होती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टान। और एक चट्टान हमारी होती है जिसे हम बोलते हैं मेटामार्फिक, हिंदी में रूपांतरित अथवा कायांतरित। तो 3 चट्टानें हमारी होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आग्नेय सेल यानी कि इग्निशियस, एक होती है अवसादी, और फिर एक हमारी कौन सी होती है? कायांतरित। तो सबसे पहली जो सेल बनती है उसका नाम होता है आग्नेय, इग्निशियस, जिसमें इग्निस का मतलब अग्नि होता है, आग होता है। तो आग्नेय का मतलब
जो चट्टान आग से बनकर जलकर बहुत हीट टेम्परेचर में अपने आप को लिक्विड फॉर्म या सेमी लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाने के बाद धरती में बाहर आती है, नीचे से बाहर ज्वालामुखी के द्वारा जब स्थेनोस्फेयर का मैग्मा बाहर आता है तो वो एक जगह पर जमने लगता है, जहां कहीं भी बाहर आएगा तो ज्वालामुखी से जो चट्टाने जलकर लिक्विड फॉर्म में घुलकर धरती की सतह पर आती हैं, 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर नीचे से चलकर वो बाहर आके क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। और उनके ठंडे होने पर जो परत बनती है, जो मिलती है, उसे हम आग्नेय शैल बोलते हैं, क्योंकि ये आग से बनी हुई है, मतलब जली हुई आई थी इसलिए। फिर क्या होता है, इसी आग्नेय शैल में हवा बार बार लगती है, लाखों लाख साल हवा चलती है, बारिश होती है लाखों लाख साल, आंधी तूफान आता है, टकराव अन्य चीजों का होता है। तो ये जो चट्टान होती है आग्नेय शैल, इस पर प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे कटने लगती है, छटने लगती है, क्षीण होने लगती है। इसमें अपक्षय अपरदन होता है, इरोजन होता है, वो पूरे बहुत सी चीजें होती हैं। तो इसकी वजह से इसके कुछ कण एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर जाकर एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो हम उसे अवसाद बोलते हैं, कचड़ा बोलते हैं। तो इग्निशियस रॉक का जो कचड़ा होता है वो कहीं और जाकर इकट्ठा होने लगता है। इससे जो इकट्ठा हुआ नई चट्टान है, उस चट्टान का नाम रखा जाता है सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान, क्योंकि वो आग्नेय शैल के अवसाद से बनी है। अवसाद मतलब कचड़ा, उसका टूटन फूटन। जैसे आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाकर जो कूड़ा निकलता है एक जगह पर डालते जाते तो बाद में बहुत सारा कचरा वहां पे हो जाता है, तो वो अवसाद आपके घर का है। वैसे ही आग्नेय चट्टानों पर हवा, पानी, जल, वायु, इनके सबके प्रभाव से थोड़ा थोड़ा कटती है और किसी एक जगह पर जमा हो जाती है, जहां अवसादी चट्टान हो जाती है। फिर इसके बाद यही अवसादी चट्टान, यही सेडिमेंट्री रॉक और इससे पहले आपने जो पढ़ा आग्नेय शैल, ये दोनों अगर इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगे, इनके ऊपर टेम्परेचर बढ़ने लगे, तो ये अपनी एक तीसरी अवस्था में चले जाते हैं। आग्नेय शैल भी और अवसादी शैल भी, दोनों के ऊपर अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो ये बदल जाती हैं, किसमें बदल जाती है, कायांतरित शैल में या रूपांतरित शैल में। किसमें बदल जाती हैं, कायांतरित या रूपांतरित, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। जो हमारा सबसे पहले रॉक बनता है उसे हम आग्नेय शैल बोलते हैं। और आग्नेय शैल चूंकि धरती के नीचे मैग्मा बाहर आता है और बाहर आके एक जगह पर इकट्ठा होता है, तो इसमें परतें नहीं बनती, इसमें लेयर नहीं बनती। जबकि अगर किसी जगह पर हम कचरा डालें तो अभी कचरा डालेंगे, फिर कल कचरा डालेंगे, फिर परसों, तो एक लेयर बनती चली जाएगी। 10 साल के बाद फिर और कचरा, फिर 10 साल बाद और कचरा। तो यानी कि जो हमारी अवसादी शैलें होती हैं उनमें परत पाई जाती है। अवसादी सेल धीरे धीरे इकट्ठा होती हैं तो इनमें फॉसिल भी पाए जाते हैं। फॉसिल यानी कि जीवाश्म, जीव यहाँ पर यानी कि पेड़ पौधे भी वहां पर, और इंसानों की हड्डियां वगैरह भी उनमें प्राप्त हो सकती हैं, जैसे कोयला वगैरह उसमें मिल जाता है। और जो हमारी आग्नेय शैल होती है, क्योंकि वो गर्म से, आग से बनी है, इसलिए उसमें कुछ रवे भी देखने को मिल जाते हैं। नीचे अलग तरह के रवे बनते हैं, धरती के अंदर ही अगर आग्नेय शैल रुक जाए, धरती के बाहर तक ना आ पाए तो अलग डिजाइन, जिसे हम ज्वालामुखी में पढ़ेंगे लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, सिल्ट, ये हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का। जब हम चैप्टर करेंगे तो आपके एग्जाम में आता है लैकोलिथ, फैकोलिथ, ये क्या होते हैं, तो हम इनको पढ़ेंगे कि दुर्बल मंडल का मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर ज्वालामुखी के रूप में नहीं आ पाता, धरती के अंदर ही रुक जाता है, तो अंदर भी कई प्रकार की डिजाइन बनाता है। और इन सभी डिजाइन को हम लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, सिल्ट, गैब्रो, ऐसे बहुत से नाम से हम क्या है जानते हैं। तो हमें जो जानना है, आग्नेय शैल में परतें नहीं पाई जाती, आग्नेय शैल में लेयर नहीं होती हैं, इसमें रवे पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान में परतें पाई जाती हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय शैल में जीवाश्म
नहीं पाए जाते। जीवाश्म मतलब जीव का अंश नहीं पाया जाता। यही मोटा मोटा हमें जानना होता है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम इसे क्या करेंगे, एक बार लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। कुछ शब्द फैक्चुअल डेटा जो है वो थोड़ा सा कुछ अगर रह गया होगा तो हम इधर देख लेते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। 3 प्रकार की आपकी चट्टानें होती हैं। कोई पूछ रहा था पी तरंगे और एस तरंगे क्या होती हैं। ऐसे मत पूछा करो। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? हमारी पृथ्वी के अंदर एक लेयर होती है जो 100 किलोमीटर अंदर जाने के बाद लगभग शुरू होगी और 300 किलोमीटर के लगभग तक पाई जाती है। इस परत को हम दुर्बल मंडल कहते हैं। और ये बात मैं पिछले 3 दिन से बता रहा हूं, अब मुझे शर्म आने लगी है बताने में। आज भी आप पूछ रहे थे स्टेनोस्फेयर किसे कहते हैं। मुझे आपके ऊपर नहीं, खुद के ऊपर शर्म आने लगी कि मैं 3 दिन से क्या समझा रहा हूं आपको कि आपको समझ में नहीं आ रहा। और कल भी किसी ने पूछा था बिग बैंग थ्योरी क्या है, तब भी मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं आपको बिग बैंग थ्योरी नहीं पढ़ा पाया। तो मतलब आपको समझ में नहीं आया, तो अब इससे ज्यादा बुरा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, कमी मेरी है कि मैं नहीं समझा पाया होऊंगा आपको। चलो भैया, हमारा आज का टॉपिक रहेगा जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं और प्लेट विवर्तनिकी का क्या कॉन्सेप्ट है, प्लेट विवर्तनिकी में सीमा किसे कहते हैं। चलिएगा, तो हमने कल यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। चट्टान, चट्टान एक प्रकार का ऐसे खनिजों का समुच्चय है जो एक से अधिक होंगे, कई प्रकार के खनिज उसमें प्राप्त होंगे। बेटा इनको रवे कहते हैं, जो बने हुए ना इनको रवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रवे। सबसे पहले जो चट्टान बनती है उसे हम बोलते हैं आग्नेय शैल। क्या बोलते हैं? आग्नेय। आग्नेय शैल में अपक्षय अपर्दन हो जाए, वेदरिंग हो जाए, इरोजन हो जाए, अपक्षय अपर्दन। अपर्दन हवा से उड़कर चला जाए, अपक्षय मतलब कट कर जल के द्वारा टुकड़े होकर आगे चले जाएं। तो इस चट्टान में हवा लगे, पानी बरसा हो तो ये कट कट कर एक जगह चला जाए, इसे अपक्षय अपर्दन बोलते हैं। और बाद में यही आपस में एक साथ कंपाइल हो जाए, ये कण आपस में कंपाइल हो जाए तो इसे बोलेंगे अवसादी चट्टान। क्या बोलेंगे? अवसादी। सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान बोलेंगे। फिर इसी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाए, इसके ऊपर क्या हो जाए, इसका प्रेशर आपका बढ़ जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ जाए अग्नेय सेल का, तो ये रूपांतरित सेल में बदल सकती है। किसमें बदल सकती है? रूपांतरित सेल में। और अगर अवसादी सेल में भी टेम्परेचर बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए, तो ये भी किसमें बदल सकती है? ये भी बदल सकती है रूपांतरित सेल में। और फिर से यही चट्टान अगर धरती के नीचे चली जाए, पिघल जाए, तो फिर से यह अग्नेय सेल बन सकती है। होना बस इतना है सिंपल सा कि एक तो हमारी अवसादी होती है। अवसादी बनेगी किससे? बनेगी आग्नेय से। आग्नेय कैसे बनती है? ज्वालामुखी से। किससे बनेगी? ज्वालामुखी से। आग्नेय से ही आपको रूपांतरित भी मिल सकती है और अवसादी से भी हमें रूपांतरित मिल सकती है, और ये तीनों दोबारा भी आग्नेय बन सकती हैं। निकली आग्नेय से है, एट द एंड भी ये आग्नेय ही बनेंगी और कुछ नहीं बनेंगी। आग्नेय सेल हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है बहिर्जनित, एक होती है आंतरिक। अर्थात सपोज कीजिएगा कि ये आपका दुर्बल मंडल है, अंदर वाला आपका क्या है? दुर्बल मंडल। यहां से कोई एक पदार्थ
ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आया, ये मान लीजिएगा कि आपका ज्वालामुखी है, ठीक है, वोल्केनो। अंदर का यहाँ का पदार्थ बाहर आ रहा है, यहाँ का पदार्थ हम बना लेते हैं हरे कलर से, यहाँ का पदार्थ बाहर आ रहा है। तो कई बार तो ये पदार्थ यहाँ आकर जम जाएगा, कई बार ये धरती के अंदर भी जम जाता है। तो धरती के अंदर भी आपको अग्नि चट्टानें मिलेंगी और धरती के बाहर भी मिलेंगी। धरती के बाहर वाली अग्नि चट्टानें होती है और कुछ धरती के अंदर भी आग्नेय चट्टान आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह से अवसादी चट्टानें आपकी तीन टाइप में बांटी जाएंगी। एक कार्बनिक अवसाद, यानी कि जिसको जलाने से कार्बन निकले, कोयला जिसको जलाएंगे जिससे हमें कार्बन मिलेगा, कोई भी चीज जलाने से कार्बन मिले। क्लास्टिक जिसमें आपका खड़िया टाइप की कुछ चीजें मिल जाएं, क्ले टाइप की, चूना पत्थर टाइप की चीजें। और रासायनिक यानी कि जिनमें रसायन से बने हो, तमाम प्रकार का केमिकल पदार्थ हमें धरती से प्राप्त होता है। आप जितनी भी चीजें देखते हैं सब केमिकल आपको मिलता ही है। इवन कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी चीज हो धरती से ही मिलता है। इस दुनिया में कुछ भी बना धरती से ही बना है। तो धरती में जो केमिकल चीजें प्राप्त होती हैं जमीन से, वो सब आपके अवसादी चट्टानों में काउंट होंगी। मिलती तो आग्नेय से ही है, लेकिन आग्नेय में हम खोज नहीं पाएंगे, बहुत मजबूत होता है। तो आग्नेय खुद टूट कर अवसादी चट्टान में बदल जाता है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो इसमें हमें खोजबीन करना आसान हो जाता है। और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, दोनों मिलकर जब इनके ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाए, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाए, ये हीट हो जाए, तो ये मेटामॉर्फिक, रूपांतरित या कायांतरित में बदल जाती है। एक और नाम इसका होता है कायांतरित में बदल जाती हैं। इनमें एक गतिशील होती है, एक में टेम्परेचर से होता है, जैसे हीरा वगैरह आप देखते होंगे। क्षेत्रीय रूपांतरित, संपर्क रूपांतरित। संपर्क रूपांतरित का मतलब जो किसी के संपर्क में आने से बदल जाए, टेम्परेचर के संपर्क में आने से उसका आकार बदल जाए। सेम कंडीशन, सेम पदार्थ, लेकिन कहीं पर टेम्परेचर बढ़ने से वो कोयले में बदल जाएगा, कहीं टेम्परेचर बढ़ने से वो हीरे में बदल जाएगा। सिर्फ उसके अगल बगल के तापमान के ऊपर डिसाइड होता है। इतना टेंशन मत लीजिए। बात करेंगे आग्नेय शैल। आग्नेय शैल अर्थात मैग्मा या लावा के ठंडा होने से। मैग्मा किसे बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर में चट्टानें द्रवित अवस्था में होती है, उसे मैग्मा बोलते हैं। यही मैग्मा जब 300, 200, 100 किलोमीटर नीचे से चलकर धरती के बाहर आता है तो उसे ज्वालामुखी का लावा बोलते हैं। यही लावा जब आसपास आकर जम जाए तो उससे जो चट्टान बनेगी उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, फॉसिल नहीं पाए जाते हैं। देखिएगा, ये नीचे आपका दुर्बल मंडल है, ये हमारा क्या है? दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर से मैग्मा देखिएगा ये बाहर आ रहा है, यहां भी कुछ जम गया है, यहां पर ये थैकोलिथ, बैकोलिथ, बैथोलिथ ये सब होते हैं, लेकिन कुछ लावा यहां से ये बाहर भी आ गया और बाहर आने के बाद यहां पर जमेगा, और ये जिस भी जगह पर जमेगा इसे आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। और इससे जो धरती में बाहर बनती है उसे हम कई बार ग्रेनाइट के नाम से भी जान सकते हैं। बहुत मजबूत होता है ग्रेनाइट। ऐसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है और यही लावा लाल जो है धीरे धीरे ठंडा होकर काले रंग में बदल जाता है। आग्नेय चट्टानें दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक आंतरिक जो अंदर जम जाए, एक बाहरी जो बाहर आके जमे। अंदर जो जमेगा जैसे ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो, पीछे आओ, ग्रेनाइट, ये नीचे गैब्रो दिख रहा है, ग्रेनाइट नीचे है। चलो, ग्रेनाइट, डायोराइट, पेरिडोटाइट, ये कल हमने पढ़ा था। पेरिडोटाइट किसका प्रमुख हिस्सा होता है? दुर्बल मंडल का। दुर्बल मंडल में सबसे ज्यादा क्या होता है? यही होता है पेरिडोटाइट। फिर जो बाहर आके जमता है छोटी छोटी संरचना जैसे बेसाल्ट, टफ, प्यूमिस, एंडेसाइट, ये आपका क्या होते हैं? ये बाहर आपके जमते हैं। आके कहां जमते हैं? बाहर, ऊपर आके जमेंगे, हल्के रहेंगे।
अगला नंबर इसी में देखेंगे, कुछ धरती के नीचे जम जाते, कुछ धरती के बाहर, अंतर्जनित और बाह्य जनित। वही एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा लिखे हुए हैं। अगला नंबर आता है अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टान का मतलब अपक्षय और अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टान के विघटन वियोजन टूटने से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसे अवसादी चट्टान बोलते हैं। हवा के द्वारा जब कुछ किया जाता है तो उसे लोएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोएस। और पानी के द्वारा, हिमानी के द्वारा, बर्फ के टुकड़े के द्वारा जब पहाड़ों से कुछ पत्थर वो हिम नदियां अपने साथ बहाकर धरती में नीचे ले आती हैं तो उसे हम मोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोड़ या मोरेन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है जल से या हवा से। देखिएगा, ये यहां पर सेडिमेंट्स आपके जमेंगे। अब इसको दोबारा आने दीजिएगा। देखो, ये यहां से टूट फूट कर वियोजित होकर यहाँ पे सेडिमेंट्स आके रुक गए और बाद में यही सेडिमेंट आपस में जुड़कर मजबूत एक क्या बना लेंगे? चट्टान बना लेंगे, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जाना जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सैंडस्टोन, जैसे सेल, जैसे आपका फॉसिल, जैसे जिप्सम, लाइमस्टोन और आपका कॉन्ग्लोमेरेट। रवेदार सेल नहीं होती, इसमें रवे नहीं पाए जाते। ये पूरी परत टूट कर बनी गई है, इसलिए इसमें परतें पाई जाती हैं। पहले थोड़ी सी परत जम गई, फिर 100 साल बाद दूसरी परत, फिर 100 साल बाद दूसरी परत, तो बहुत लंबे समय में बनती, इसलिए इसे परतदार बोलते हैं। जैसे आपने कोयला देखा होगा, वो भी अलग अलग लेयर का होता है। प्राकृतिक तेल, कोयला, बलुआ पत्थर, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, जिप्सम, सब अवसादी चट्टानों के ही प्रकार होते हैं। और ये सब फिर से इनमें प्रेशर बने, चूना पत्थर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो संगमरमर बन जाएगा। देखो, ये अवसादी चट्टानें जो हैं ये आपको कहां में देखने को मिलेंगी? ये आपको रेगिस्तान के पास देखने को मिलेंगी। ये बहुत उपजाऊ होती हैं, बट यहाँ पे पानी ना होने की वजह से उपजाऊ मतलब कृषि नहीं हो पाती है। इसे हम बोलते हैं होएस, लोएस, लोएस, लोएस। लोएस एक प्रकार का महीन कण वाली, पीली रंग वाली, ढीली, बहुत उपजाऊ मिट्टी है जो हवा द्वारा जमाई जाती है। लेकिन दिक्कत बस एक ही है, और वो दिक्कत ये है कि भैया इसमें पानी ना होने की वजह से हम थोड़ा सा कृषि यहाँ पे कम कर पाते हैं। वैसे तो बहुत बढ़िया है, हो जाए कृषि तो बहुत बढ़िया है, बट आप राजस्थान जाइएगा तो राजस्थान में जो बीहड़ आपको देखने को मिलेगा ना, पावरफुल तो बहुत होता है। जैसे आप ट्रेन से जाएंगे तो बहुत सारे बीहड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, पानी के द्वारा कट कट के, तो ऐसे ऊँचे ऊँचे मिल जाएंगे। और एक आपका होता है मोरेन या हिमोड़। ये क्या होता है? ये जो हमारी नदियां बर्फ वाली हैं, आइस रिवर, वो अपने साथ पहाड़ों का कुछ पदार्थ नीचे तक उठा लाती हैं, जिससे हिमोड़ या मोरेन बनता है। अब अगला आता है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित का मतलब जब प्रेशर, टेम्परेचर, दबाव किसी भी आग्नेय सेल या अवसादी सेल या रूपांतरित सेल में भी अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो हम उसे क्या बोलते हैं? तो हम उसे बोलते हैं रूपांतरित। खुद का भी रूपांतरण कर लेती है। देखिएगा, मेल्ट होकर कोई नीचे चला जाए तो फिर वो मैग्मा बन जाए तो खत्म ही हो गया, काम खत्म। अब रूपांतरित चट्टानों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे माइका है, अभ्रक, अभी इसमें अगर हम टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा? सिस्ट बन जाएगा। जैसे ग्रेनाइट है, अभी ग्रेनाइट के ऊपर प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, वैसे तो ग्रेनाइट आपका अग्नि चट्टान है, लेकिन अग्नि चट्टान के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दो, जेनेसिस बन जाएगा। क्वेश्चन आपका आता है बहुत सारा, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे बिटुमिनस है, बिटुमिनस कोयला होता है, इसके ऊपर अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा दे तो यही कोयला एंथ्रासाइट में बदल जाएगा। जैसे गैब्रो है, पीछे अभी आपको दिखा है गैब्रो, अंदर जब मैग्मा जम जाता है उसे गैब्रो बोलते हैं। अब है तो वो अग्निसेन, लेकिन उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सर्पेंटाइन। इसी तरह से जो पीट है ये भी आपका कोयले में बदल जाएगा, सेल गैस आपके स्लेट में बदल जाएगी, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट पत्थर में बदल जाएगा। और आप लोगों को क्वार्टजाइट मैंने पढ़ाया होगा जब हम उधर बात करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सिंधु घाटी की सभ्यता में पत्थर किसके पाए जाते थे? क्वार्टजाइट। और लाइमस्टोन आपका मार्बल में बदल जाएगा। मार्बल और ग्रेनाइट आपने पढ़ा भी होगा कि ये मार्बल हम अपने घर में लगा रहे हैं, कोई बोलेगा हम ग्रेनाइट लगा रहे हैं, तो वही लाइमस्टोन यानी कि जो चूना पत्थर का हल्का आकार होता है, प्रेशर बढ़ने से मार्बल में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाएगा। ग्रेनाइट आपका
जेनेसिस में बदल जाता है। मोरेन का मतलब क्या होता है? मोरेन का मतलब, जब आप लोग देखते होंगे कि आप कभी जम्मू कश्मीर गए हैं, जम्मू कश्मीर जब आप जाएंगे तो वहां छोटे छोटे आपको बोल्डर दिखाई देंगे। वो ऐसे गोल गोल बोल्डर, वो गोल क्यों होते हैं? क्योंकि आपस में लड़ते लड़ते आए तो गोल हो गए। बहुत सारी नदियों के किनारे जब आप जाएंगे तो वहां पर आप क्या देखेंगे? छोटे छोटे पत्थर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब सोचो, गंगा नदी कहाँ है, और गंगा नदी अपने साथ कुछ टुकड़े लेकर धीरे धीरे बहाते 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 इलाहाबाद तक आ जाए। अब इलाहाबाद में आपको कोई पत्थर मिल जाए। नर्मदा नदी में आप नहाने जाएंगे, पूरी नर्मदा नदी में ढेरों पत्थर है, और वहीं से बोलते हैं वो जो है विष्णु भगवान वाला पत्थर भी वहीं प्राप्त होता है। तो ऐसे पत्थर नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं। लेकिन जब ठंडी नदियां जिनमें आइस बहती है, वे नदियां जब अपने साथ कुछ पत्थर लेकर आए, ग्रेनाइट टाइप का या किसी भी प्रकार का, वे पत्थर आपके क्या कहलाते हैं? मोरेन कहलाते हैं, हिमोड़ कहलाते हैं। हिंदी और इंग्लिश नाम सेम है यार। मोरेन, हिमोड़, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। माइका का यूज क्या होता है? माइका का यूज भैया बढ़िया बढ़िया चेहरे में सुंदरता वगैरह लाने के लिए, एंट पेंट पाउडर वाउडर बनाने में यूज हो जाता है। तीनों प्रकार के पत्थर खत्म, प्लेट विवर्तन की पर बात करते हैं। रवे बता दीजिए। किसी और ने भी पूछा था, अनीसा ने पूछा था रवे क्या है। अनीसा, आपने कई बार क्वेश्चन पूछा ना, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रवे क्या होते हैं आप बताओ। और ये शिवांगी ने 2 बार पूछा है रवे क्या है, तो अब आप इनका आंसर दो। तो आज के बाद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आपको मैंने बताया ना रवे क्या होते हैं, अब इन्होंने पूछा रवे क्या है, तो आप इनसे पूछिएगा। धीरज भैया, बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, और बढ़िया क्लास कीजिएगा। तो मैं क्या बता रहा था, अब बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। देखो, 1967 की बात है, 1967 में थ्योरी आई प्लेट विवर्तनिकी की। प्लेट विवर्तनिकी का मतलब क्या होता है? हमारा जो धरती है, दरअसल इस धरती में थोड़ा सा अंदर जाने पर, 300-250 किलोमीटर अंदर गहराई में जाने पर एक जगह पर दुर्बल मंडल है। दुर्बल मंडल में क्या होता है? कोई भी चट्टान अगर नीचे पहुंच जाए तो वो द्रवित अवस्था में हो जाती है, हल्की प्लास्टिक हो जाती है। क्या हो जाती है? और ये एक पृथ्वी में क्या होता है? अंतरिक्ष सतह में आंतरिक संरचना है। इसके ऊपर धरती में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? प्लेटें पाई जाती हैं। प्लेट यानी कि टुकड़े पाए जाते हैं, जो कि स्थलीय टुकड़े भी हो सकते हैं, महासागरीय टुकड़े भी हो सकते हैं। चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और अगर ये सेमी सॉलिड है तो इसके ऊपर जो भी चट्टान रखी होगी वो एक जगह पर रुकेगी नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर रखेगी। तो हैरी हेस, मॉर्गन, मैकेंजी, ट्रूजो विल्सन, ऐसे बहुत से वैसे ट्रूजो ने प्लेट नाम इनको दिया था। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिकों ने, उन साइंटिस्ट ने क्या किया? उन सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रयास किया तो एक थ्योरी बनी प्लेट टेक्टोनिक्स। और ये माना गया कि पूरी पृथ्वी में पहले केवल एक ही स्थल मंडल था, बाकी का सब कुछ क्या था? जल मंडल था। बाकी सब कुछ क्या था? जल था। जल वाले को नाम दिया गया पेंथालसा। जल वाले को नाम क्या दिया गया? सागर को या ओशन को पेंथालसा कहा गया।
इसके बीच में एक द्वीप था जिसका नाम दिया गया पेंजिया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया द्वीप। केवल एक ही था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा था। आपको पता है हमारी धरती में लगभग 70% से ज्यादा हिस्सा क्या है? पानी है। बाकी का हिस्से में ही हमें क्या मिलता है? स्थल देखने को मिलता है। स्थल यानी कि जमीन देखने के लिए मिलती है। तो ये जो हिस्सा था जो धरती में पेंजिया था, चूंकि पृथ्वी घूम रही थी तो ये बड़ा आकार होने की वजह से इसमें ये नीचे वाले जो मैग्मा था ये इसके ऊपर लगातार प्रेशर कर रहा था, तो ये दो पार्ट में टूट गया। दो पार्ट में टूट गया, एक ऊपर चला गया और एक नीचे आ गया। नीचे वाले को हमने कहा अंगारा लैंड, ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले को अंगारा लैंड, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। जब हम भारत का निर्माण करेंगे तो भारत में हिमालय जब पढ़ाऊंगा तो ये फिर से आपको बताऊंगा कि ऊपर वाले को हमने नाम दिया कौन सा? अंगारा लैंड। नीचे वाले को नाम दिया गोंडवाना लैंड। एक का नाम अंगारा, एक का नाम गोंडवाना। और इनके दोनों के बीच में जो जगह खाली हुई वहां पर जो पानी भरा उसका नाम रखा गया टेथिस सागर। और इसी तरह से ये केवल दो ही टुकड़े नहीं हुए, ऐसे ढेरों टुकड़े हमारे धरती के होते चले गए। आज भी ये प्रक्रिया लगातार जारी है और ये टुकड़े जो दिख रहे हैं ये स्थल के टुकड़े हैं। कभी यहां हैं, कभी यहां हैं, कभी यहां हैं, कभी यहां हैं। आपस में ये एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इन्हीं के मिलने की, जुड़ने की, कभी यहां सागर बनने की, कभी यहां सागर बनने की, कभी यहां महाद्वीप बनने की, कभी यहां महाद्वीप बनने की क्रिया को हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से समझते हैं कि आखिर दुनिया में स्थलों का निर्माण कैसे हुआ। आज जो भारत दिखाई दे रहा है कुछ मिलियन साल पहले नहीं था, और भविष्य में जो भारत होगा वो हो सकता है कि हमें दिखाई ना दे। भारत की जगह कोई नया स्ट्रक्चर देखने को मिले, क्योंकि धरती घूम रही है और वो अपने ऊपर की प्लेटों को आगे पीछे करती रहती। जैसे आपने देखा होगा, ये आप इसे देख सकते हैं, इस तरह की प्लेटें होती हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिलती रहती है। जैसे ये वाला अफ्रीका दिख रहा है ना आपको, ये अफ्रीका भी एक दिन दो पार्ट में टूट रहा है, टूट जाएगा। जो नील नदी अभी आपको नदी दिख रही है वो एक महासागर के रूप में आ जाएगी, उसका पानी खराब हो जाएगा, महासागर उससे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, वो पूरा फट रहा है, फट जाएगा। ये सब हो रहा है क्योंकि धरती घूम रही है और धरती के ऊपर की प्लेटें स्टेनोस्फीयर के ऊपर मौजूद होती हैं। चलेगा, इस पूरी थ्योरी को क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी कहा जाता है। रॉक छोटे टुकड़े नहीं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं। जो बड़ा है वो छोटा भी होगा। जैसे हवाई जहाज बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें भी नट बोल्ट लगते हैं, छोटे अंग भी उसके होते हैं। बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा। अब समुद्र तल के प्रसार की अवधारणा के विकास ने प्लेट विवर्तनिकी के रूप में महाद्वीपीय और महासागर के विस्तार को एक नया मोड़ दिया। और 1967 में, याद रखेंगे, 1967 में मैकेंजी और पार्कर डब्ल्यू.जे. मॉर्गन यानी कि मॉर्गन द्वारा एक विकसित थ्योरी है जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी। बाकी का आप सब पढ़िएगा, उसमें और कोई दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है वो तीन रूप में काम करती है। तीन तरह से प्लेटें चलती हैं। अगर आपने कल देखा होगा तो कल हमने YouTube पर भी इस पे थोड़ी सी चर्चा की थी। आइए आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिएगा ये आपकी स्थल में, इसको स्टेनोस्फीयर मानो क्योंकि लाल रंग का है तो आपको समझने में आसानी रहेगी, और इसके ऊपर हम नीले कलर की बनाते हैं धरती। ये हमारी धरती का ऊपरी हिस्सा हो गया। ये वाला हिस्सा जो है इसे हम बोलेंगे स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर के ऊपर क्या होते हैं? स्टेनोस्फीयर के ऊपर बहुत सारे टुकड़े हैं। इसके ऊपर बहुत सारे टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को क्रूजो ने नाम दिया प्लेट का। इनके क्या नाम दिए गए? प्लेट। चूंकि धरती घूमती है तो ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, आपस में क्या हो सकते हैं? मिल सकते हैं। इनके मिलने से कुछ नई चीजें बनती हैं, कुछ चीजें
बिगड़ती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा ये एक प्लेट है बहुत बड़ी, और ये प्लेट इस दिशा में आगे अग्रसर हो रही है। एक प्लेट यहां पर है और ये प्लेट इस दिशा में अग्रसर हो रही है। तो दोनों प्लेटें आपस में मिल रही हैं, तो इनके बीच में मिलने वाला काम हो रहा है। क्या हो रहा है? आपस में मिल रही है, मिलने वाली प्लेट होगी। और अगर ये दोनों मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है यहां पर ये दोनों प्लेटें आपस में क्या हो रही होंगी? दूर जा रही होंगी। एक कन्वर्जन, एक डाइवर्जन। प्लेट पास आ रही है और प्लेट क्या हो रही है? दूर जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक नहीं दो प्लेटें एक साथ जा रही हो। तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जहां प्रोटेक्शन है, संरक्षण है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, यहां दोनों के मिलने से कुछ होगा, यहां दोनों के दूर जाने से कुछ होगा। आपको मैंने समझाया है कि यहां 300 किलोमीटर पर, 200 किलोमीटर पर क्या होता है? 200 किलोमीटर पर मैग्मा पाया जाता है। तो चलिए इसके नीचे हम क्या बना देते हैं? मैग्मा की लेयर बना देते हैं, एस्थेनोस्फेयर, दुर्बल मंडल। यानी कि ये पूरा लाल कलर से भरा होगा। पूरे में क्या भरा हुआ है? पूरे में भरा हुआ है मैग्मा। क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो भैया दोनों को आपस में मिलाते हैं। अगर मिल रही है, अगर ये मिल रही है तो देखो जो चीज भारी होती है वो हमेशा नीचे रहती है, जो हल्की चीज होती है जो भारी चीज होती है वो नीचे जाती है, जो हल्की चीज होती है वो क्या होती है? ऊपर की दिशा में जाती है। तो यहां पर जो भारी प्लेट है, मान लीजिएगा ये प्लेट आपकी भारी है, तो ये प्लेट आपकी क्या हो जाएगी? नीचे की दिशा में आना शुरू करेगी। और ये प्लेट क्योंकि हल्की है तो हल्की चीज ऊपर जाती है। जैसे ट्रक और बाइक का एक्सीडेंट कराओ तो क्या होगा? ट्रक नीचे रहेगा, बाइक वाला ऊपर उड़ेगा। तो ये ऊपर की दिशा में जाएगा और ये वाला क्या होगा? नीचे की दिशा में झुकेगा। जब दो चट्टानें आपस में मिलती हैं तो एक नीचे जाएगी और एक ऊपर। जब चट्टान नीचे आएगी और नीचे आते आते ये दुर्बल मंडल के पास आ जाए तो ये भी है यहां कठोर, लेकिन यहां आकर पिघलने लगेगी, द्रवित होने लगेगी। और इस जगह पर जैसे मान लीजिएगा मैं अपने हाथ में एक समतल लेकर थोड़ा सा दबाऊं, आप अपना हाथ लीजिएगा, थोड़ा सा दबाइएगा तो यहाँ पे सिलवट पड़ने लगेगी, दरारें पड़ने लगेंगी। इस तरह से आप दबा के देखिएगा, किसी पेज को दबा के देखिएगा तो वो ऊपर उठने लगेगा। तो जब हम दो चट्टानों को आपस में मिलाते हैं तो यहां पर इस तरह से फोल्ड पड़ने लगता है, जिसे हम बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन, हम बोलते हैं वलित पर्वत। जब दो चट्टानें आपस में मिलती हैं तो यहां पर वलन पड़ता है, जिसे वलित या फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। बाकी की एक परत ये नीचे जा रही है, धीरे धीरे ये पूरी चली जाएगी तो पूरी द्रवित हो जाएगी। लेकिन अगर ये परत इधर आ रही है और एक परत इधर जा रही है तो यहां जगह खाली होगी। खाली जगह से ये मैग्मा क्या हो जाएगा? बाहर आने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे यहां पर आना शुरू करेगा। और यहां आएगा तो यहां पर एक नई संरचना बनेगी। यहां का मैग्मा बाहर आने का प्रयास करेगा, मैग्मा बाहर आएगा, और जब मैग्मा बाहर आता है तो उसे हम लावा के नाम से जानते हैं। और यहां पर एक नई पर्वत, एक नई श्रेणी, एक नई डिजाइन या नई अग्नेय शैल देखने को मिलेगी। अर्थात यहां पर कुछ बनेगा, नई स्थल का निर्माण हो रहा होता है। ध्यान एक चीज और रखना है, जहां पर ये दोनों आपस में मिलते हैं इस क्षेत्र को बोलते हैं बेनियाफ जोन। नाम है इसका बेनियाफ जोन, या इसे हम बोल सकते हैं सबडक्शन। जहां पर दो चीजें आपस में क्या हो रही होती हैं? मिल रही होती है। आपस में क्या हो रही होती हैं? मिल रही होती हैं। चलिएगा अब इसको हम एक साथ समझते हैं। अब सारी प्लेट मार्जिन, यानी कि जब एक प्लेट एक से अलग यानी कि दूर जाने लगे, दो प्लेटें आपस में दूर जाने लगे, एक ये प्लेट एक ये प्लेट, दोनों आपस में दूर जाएंगी
तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये कमजोर हो जाएगा, तो नीचे का मैग्मा लावा के रूप में बाहर आने का प्रयास करेगा और यहां पर नई संरचना का निर्माण हो जाएगा, नई परत बनने लगेगी। जहां ज्वालामुखी आता है वहां नए प्रकार की लेयर बढ़नी शुरू हो जाती है। लाखों साल का काम है, एक दिन का काम नहीं है। इसके बाद एक तो ये हो गया अपसारी प्लेट किनारे, इसका मतलब दो अलग अलग जाएंगी, तो उनसे वहां पर कुछ ना कुछ नया बनेगा। जैसे हम अगर मैप में देखें, सपोज कीजिएगा मैं आपको ये मान लेता हूं कि ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका जो मैं बना रहा हूं, और ये वाला एरिया आपका अफ्रीका का एरिया है। तो ये दोनों प्लेटें आपस में दूर जा रही हैं, तो इनके दूर जाने से यहां पर ये जो खाली जगह है, यहां पर अटलांटिक महासागर बन रहा है। क्या बन रहा है? अटलांटिक महासागर। ये दोनों प्लेटें आपस में दूर जा रही है, तो यहां अटलांटिक महासागर है और यहीं पर कुछ नीचे से पदार्थ बाहर निकलकर कटक का निर्माण करता है, जिसे अटलांटिक कटक या अटलांटिक रिज बोलते हैं। कहने का मतलब कुछ स्थल यहां थोड़े ऊपर आ रहे हैं, नए स्थल यहां पर बनना शुरू हो रहे हैं। आगे देखते हैं अभिसरण, यानी कि दो प्लेटें अगर आपस में मिलने लगे। है भैया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं ना पढ़ाऊं। हाँ, ये बहुत मजेदार नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम देना छोड़ दो, तुम्हारे बस का सिलेक्शन इलेक्शन लेना है नहीं। देखो, सीधी साफ बात। हाँ, इतना टेंशन मुझे भी मत दो कि मैं बार बार सुनूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा। सीधे खत्म करते हैं। आपको जो पढ़ना है फिर मैं वो दूसरा टीचर बोलता हूँ कि कोई दूसरे सर जी आपके लिए लगाए जाएं जो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दें कि लिखो भैया सबसे ऊंचा पर्वत सबसे ऊंची चोटी। अगर ऐसा करना है तो सीधे बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बात खत्म। उसमें इतना है ना, मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं? किसी और को पढ़ाऊंगा जिसके एग्जाम में आएगा, जिसको समझ में आएगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, हमारे साथ भी यही हो रहा है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें जैसे एक है आसमा खातून, तो इसकी तो कोई बात नहीं, इसको छोड़िएगा, इसको कुछ भी नहीं समझ में आता, अभी वो इंटर पास है। बाकी लोगों को अगर किसी को दिक्कत है तो भाई बताओ, मैं आगे इसको नहीं पढ़ाता, खत्म करता हूँ। है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों अपना टाइम खराब करें? ऐसे तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना मैं कि आप एक बार बोलते जाओ कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी एक को नहीं समझ में आ रहा तो उसकी समस्या है, वो मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। देखो, एक प्लेट आपकी इधर जा रही है, एक प्लेट आपकी इधर, और ये दोनों प्लेटें जब आपस में मिलती हैं तो यहां पर क्या होता, फोल्ड पड़ता, जिसे वलित पर्वत कहते हैं। अब हाँ, ये जरूरी है कि आपको पढ़ा दिया जाए वलित पर्वत किसे कहते हैं। आप क्वेश्चन लिखो वलित पर्वत किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ वलित पर्वत बनने का निर्माण बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा, तो गलती मेरी है, मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं क्यों सीधे ये लिखाना चाहिए, लिखो वलित पर्वत किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन इंडीज पर्वत, दूसरा ऑप्शन हिमालय पर्वत, हिंद कुश पर्वत, ऐसे लिखा के खत्म कर देता। क्यों इसको समझा रहा हूं आपको? हाँ, ये बस ज्यादा लोग नहीं है, एक ही दो हैं, एक ही दो को समझ में नहीं आ रहा है, तो इन लोगों को मैं क्या ही बोलूं, बेचारों को। अब नहीं समझ में आ रहा तो क्या बोल सकते हैं। सबका अपना अपना स्ट्रेंथ होता है। चलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। हमारे देश में हिमालय भी इसी तरह से बना है। अभी थोड़ा सा आने दीजिएगा, फिर से स्टार्ट होगा। देखिएगा, ये यहाँ से एक पत्थर टूटा और ये जाके आगे एक प्लेट से लड़ा, और यहीं पर तुरंत क्या हो जाता है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। जब दो आपस में प्लेटें टकराती हैं, प्लेट यानी कि टुकड़े, तो उससे क्या हो जाता है, वलन पड़ जाता है। आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी अनीसा, तब भी आपको समझ नहीं आ रहा था रवि किसे बोलते हैं, क्या ही मैं बोलूं आपको। अब एक प्लेट नीचे जाएगी, एक प्लेट ऊपर जाएगी, यहां पर दोनों में क्या पड़ेगा, वलन पड़ेगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा, जैसे हिमालय बना है। दो या दो से अधिक प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है। इस प्रक्रिया में एक प्लेट जो अधिक घनी है दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिसे सबडक्शन जोन बोलते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला महाद्वीपीय है। जापान पर्वत, इंडीज पर्वत, इनका निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है, जहां पर दो प्लेटें आपस में मिल रही हैं। अगला आता है जब दोनों प्लेटें आपस में इधर उधर चले लेकिन कोई दिक्कत ना हो, संरक्षी प्लेट यानी कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज।
ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का मतलब एक साथ चलेंगी, एक दूसरे के ऊपर कोई टक्कर नहीं डालेंगी, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगी, चुपचाप चलेंगी, कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, भूकंप थोड़े थोड़े आएंगे। उसे क्या बोलते हैं? संरक्षी प्लेट किनारा। प्लेट किनारे का मतलब आपस में या तो दूर जाएंगी या पास आएंगी, उसी को किनारा बोलते हैं। इसमें परिवर्तन कुछ नहीं होता, बस कभी कभी भूकंप आते हैं। अब प्लेट कितने प्रकार की होती है भैया? प्लेट वैसे 3 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं महासागरी, यानी कि जिस पर महासागर बने हुए हैं, ये बेसाल्ट की बनी होती हैं। महासागरी प्लेट किसकी बनी होती है? बेसाल्ट की। महासागर में पाई जाएगी महासागरी प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट जो महाद्वीप में पाई जाएगी, ग्रेनाइट जैसे तत्वों की बनी होती है, थोड़ा हल्की होती है, कम घनी होती है। दो हो गई। अब तीसरे प्रकार की प्लेट देखो। एक होती है बड़ी प्लेटें और कुछ होती हैं छोटी प्लेटें। कैसे? बड़ी प्लेटों की संख्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। हमको सातों प्लेट याद रखनी जो बड़ी प्लेट है। जैसे प्रशांत महासागर सागरीय प्लेट है, पूरा सागर इसके ऊपर रुका हुआ है। उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई भारतीय प्लेट, ये बड़ी प्लेटें हैं। छोटी प्लेटें तो बहुत सारी हैं, कोकोस, नाजका, पता नहीं कौन कौन है। ऐसी बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, जैसे अफ्रीका प्लेट है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी होती हैं। इस तरह से ये आज भी चल रहा है और कोई ना कोई एक दूसरे से मिलता रहता है। ये पूरे, अगर हम धरती को देखें, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, कोकोस, नाजका, कैरेबियन प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पूरी, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ऐसी बहुत सारी प्लेटें हैं। कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। इन्हीं के ऊपर लोग रहते हैं या इन्हीं के ऊपर सागर रहता है। लेकिन ये सब स्थेनोस्फीयर के क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। दुर्बल मंडल के सभी क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। और आज भी चल रहे हैं, सब इधर उधर हो रहे हैं। इसमें भी बंटवारा होने वाला, ये बीच से फट जाएगा। कुछ एग्जाम्पल, जैसे अंटार्कटिका प्लेट है, ये आपको अंटार्कटिका में देखने के लिए मिलेगी। इसके बगल में नाजका, कोकोस देखने को मिलेगा। उत्तर अमेरिका की प्लेट, ये भी यहाँ से फट रहा है अभी। अब हम लोग यूट्यूब में चलेंगे तो एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अमेरिका और अटलांटिक प्लेट सागर आपस में बट रहे हैं कैरेबियाई द्वीप के पास। उत्तरी अमेरिका की प्लेट भी आपस में कट रही है, बट रही है, छट रही है। प्रशांत महासागर की प्लेट महासागरी प्लेट है। अभी इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा सीधा सीधा। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये भी कहीं बढ़ रही है, यहाँ पर हिमालय पर्वत बन रहा है। अफ्रीकन प्लेट, ये भी बीच यहाँ से फटने वाली है, यहाँ से फट जाएगी नील नदी के पास से, इधर अलग उधर अलग हो जाएगा। जैसे आपका मेडागास्कर बाहर निकल गया। यूरेशियन प्लेट एशिया के साथ मिल रही है, खत्म। छोटी छोटी प्लेटें, कोकोज, नाजका, अरेबिकन प्लेट, याद करना पड़ेगा ये आपको। फिलीपींस, कैरोलिना और फुजी बेल्ट, ये सारी की सारी प्लेटें और कुछ नहीं। सर जी, आपको स्पोर्ट करना चाहिए। भैया मैं स्पोर्ट नहीं खेलता, पहली बात तो ये है। और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आपको पूछना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इसमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। आप सीधे बोल दोगे कि समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे तो नहीं होता कि समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, है ना भैया? चमन रानी, नहीं समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है ज्योग्राफी समझ में आ जाए। इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा तो फिर तो मजा ही मजा है ना? नहीं समझ में आएगा बेटा, क्योंकि समझने वाला जो स्टेज है वो खत्म हो गया। एक्चुअली इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें जो पढ़ाने का तरीका है मेरा वो थोड़ा गलत है, मैं थोड़ा गलत तरीके से पढ़ाता हूँ। मुझे फैक्ट लिखाने पर फोकस करना चाहिए तो सब बेहतर है। फैक्ट लिखाने पे, यानी कि जो भी चीजें सिर्फ मैं आपको लिखाऊं, आप भी खुश, मैं भी खुश। समझने वाली तो चीज ही नहीं है तो कहाँ से समझ में आएगी? तो कल से हम लोग फोकस करेंगे कि हम लिखें बढ़िया से, है ना? चलो इसको लिखिएगा, ये रट्टा मारने वाली चीज है, रट्टा मारिएगा।
जिन लोगों को समझ में आ गया उनका बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया उनसे फिर से मुलाकात करेंगे। ठीक है भैया, चलो। ज्योग्राफी थोड़ा हार्ड लगता, थोड़ा हार्ड नहीं बेटा, आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा, आसमा जी क्यों परेशान हो। देखो भैया, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे छोड़ दो। मैंने बहुत बार सुना है, कल भी मुझे बच्चों ने बताया कि सर सीडीपी में हमारे 30 नंबर आ जाएंगे, हिंदी में हमारे 30 नंबर आ जाएंगे, उर्दू में 30 नंबर आ जाएंगे, 90 नंबर सीधे सीधे आपके हो गए। 90 ही तो चाहिए, और बाकी का पॉलिटी आपको पूरी आती ही है, हिस्ट्री आपको पूरी आती ही है। इन दोनों से भी आप 10 नंबर ले आइएगा, 100 नंबर हो गए। पेडागोजी आपको थोड़ा सा आ जाएगी तो 10 नंबर उसके ले आइएगा, आपके 110 हो गए। अब 110 नंबर बहुत है, क्यों परेशान हो ज्योग्राफी में, छोड़ो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। हम्म। अलग अलग भैया, कोई कह रहा समझ में आ रहा, कोई कह रहा नहीं समझ में आ रहा। चलो, चलो ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।